8. आर्यन कांपते हुए हाथों से मोबाइल को कसकर पकड़ता है और उसके बाद उस रात सब कुछ शांत हो जाता है। वो रात जिसने आर्यन को हिला दिया था, अब उसकी सोच बदल चुकी थी। जब विजय कहता है कि जिन्हें कानून ने छोड़ा उन्हें जमीन ने लिया, तो वो शब्द आर्यन के दिमाग में स्थिर हो गया था। एक हफ्ते तक वो चुप रहा, सो नहीं सका, लेकिन फिर विजय ने एक दिन उसे बगीचे में बुलाया और एक नया पौधा लगाया। विजय कहता है, यह है रक्त गुलाब, इसे पानी नहीं पाप से सींचा जाता है। आर्यन पूछता है कि क्या मैं भी? विजय ने तुरंत उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, जब न्याय मरता है तो कुछ लोगों को भगवान बनना पड़ता है। और यहां से शुरू होती है एक और सीरियल मर्डर की शुरुआत। आर्यन का पहला पौधा, यानी आर्यन अब विजय का शिष्य बन चुका था। उसका पहला शिकार था विक्रांत मेहरा, एक प्रभावशाली बिजनेसमैन जिसने कॉलेज में लड़कियों का शोषण किया और पैसों से सब केस रफा दफा करा दिए। आर्यन ने उसे स्टिंग ऑपरेशन के नाम पर मिलने बुलाया। रात 1 बजे विक्रांत की लाश विजय के बगीचे में एक गुलमोहर के नीचे दफनाई जा रही थी। विजय कहता है, गुलमोहर की पत्तियां आग जैसी होती हैं, अब तूने पहली आग जलाई है। ये सारी हत्याएं होती ही जा रही थी, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स था जिसे इन सब चीजों पर शक हो रहा था। आर्यन की पुरानी दोस्त और एक को रिपोर्टर निशा माथुर आर्यन के बदलते व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान थी। पहले आर्यन दुनिया बदलना चाहता था और अब उसकी आंखों में अजीब चमक थी और कुछ कहानियों से वो दूर भाग रहा था। वो पूछती है कि आर्यन, ये सब क्या चल रहा है? तू अब केस क्यों नहीं करता? तूने वो स्टिंग फुटेज क्यों नहीं चलाया? तो आर्यन का जवाब सुनकर वो हैरान रह जाती है। आर्यन कहता है, क्योंकि मैं अब केवल स्टोरी सुनता नहीं हूं निशा, अब मैं कहानी बनाता हूं। निशा ने आखिरकार आर्यन के रहस्यमय बर्ताव और उसके संदिग्ध गायब हुए शिकारों को जोड़कर पुलिस को सूचना दी। एक विशेष टीम विजय राणे के घर पहुंचती है, लेकिन वो खुद पुराने पुलिस अधिकारियों में से था। विजय राणे उसी वक्त हाथ जोड़कर कहता है, आइए साहब, ये देखिए मेरा बगीचा, बस फूल है, मिट्टी है और मेरी तन्हाई। पुलिस पूरा बगीचा खोद देती है, स्कैन भी करती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं, ना हड्डियां, ना बदबू, ना कोई सबूत। पर जाते समय विजय एक अजीब सी चीज कहता है उन पुलिस अधिकारियों से। विजय कहता है, साहब, फूल भी कभी कभी चीखते हैं, बस उनकी भाषा समझनी पड़ती है। गुलाब अगर लहू चूसे और गेंदे में चुप्पी हो तो समझ लीजिए मिट्टी गवाह है। कोई भी समझ नहीं पाया कि ये पहेलियां थी या फिर चेतावनी, पर निशा को ये सब बातें खटक रही थी। वो खुद बगीचे के पुराने फोटो और अब के फूलों के प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन करने लगी। कुछ फूल मौसम के विपरीत थे, कुछ जमीन ज्यादा उभरी हुई लगती थी और कुछ पौधों की वृद्धि असामान्य तेज थी। उसने एक रात खुद बगीचे में घुसने की ठानी कि कहीं ये फूल ही तो गवाही नहीं दे रहे हैं। निशा ने फूलों और प्राकृतिक विज्ञान के विषय में गहराई से पढ़ाई भी शुरू कर दी। वो जानना चाहती थी कि विजय के बगीचे में कौन कौन से फूल लगे हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं और क्या वो किसी संकेत के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे निशा को एक फोटो प्राप्त होती है जो विजय के बगीचे की थी। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान फोटो खींच ली थी। उसमें गुलमोहर का फूल लगा था जो आग और विनाश का प्रतीक है। एक गेंदे का फूल भी लगा था, मृत्यु और अंतिम संस्कार से जुड़ा। तुलसी का भी एक पौधा था, पवित्रता और मोक्ष का चिन्ह, और एक रक्त गुलाब, खून और न्याय की मांग। निशा ने अपने चचेरे भाई अभिषेक माथुर से संपर्क किया, जो लखनऊ पुलिस में था और 17 लोगों की गुमशुदगी के केस पर काम कर रहा था। निशा ने कहा, विजय राणे और आर्यन के बारे में कुछ है जो हम समझ नहीं पा रहे। ये फूल, ये रिडल, सब कुछ जुड़ा हुआ है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अभिषेक। अभिषेक ने पुलिस टीम के साथ निशा को भी जांच में शामिल कर लिया। कई दिनों के बाद आर्यन ने निशा से फोन पर बात करी। उसकी आवाज में अभी भी वही मिस्टीरियस एंगल था। आर्यन कहता है, निशा, तुम्हें याद है विजय सर की वो पहेली, गुलाब अगर लहू चूसे और गेंदे में चुप्पी हो? अब वो गेंदे बगीचे के बाहर तुम्हारे इलाके में उग रहे हैं। निशा ने पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि अगली घटना वहीं होगी? आर्यन ने मुस्कुराते हुए हाँ करा और वो कहता है, लेकिन वो जगह मौत की निशानी भी है, वहां से बचना मुश्किल होगा। निशा और अभिषेक ने तुरंत उस इलाके की तलाशी शुरू करी। उन्होंने पाया कि बगीचे के बाहर चौधरीपुर गांव के जंगल में मैदान के किनारे कई गेंदे के पौधे थे।
स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही वहां से एक युवक का शव मिला जिसका कोई पता नहीं चला। अभिषेक ने कहा, ये वही जगह लगती है जहां विजय और आर्यन कुछ छुपा रहे हैं। हमें जांच तेज करनी होगी। जांच के दौरान निशा को पता चला कि विजय के बगीचे से एक पुराना पानी का नाला सीधे चौधरीपुर जंगल से होकर गुजरता है। विजय अक्सर रात के समय इसी रास्ते से आता जाता दिखता था। निशा ने अपने रिकॉर्डिंग में भी एक बार विजय को कहते हुए सुना, जहां पानी बहता है वहां कुछ दफन है, लेकिन मिट्टी अपने राज को छुपाए रखती है। निशा और अभिषेक ने यह तय कर लिया कि अगली बार वो उसी नाले के पास जांच करेंगे। वो दोनों रात के करीब 10 बजे चौधरीपुर के पुराने नाले के किनारे पहुंचे। उनका दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा था, पर वो अपने मिशन में वहीं पर डटे हुए थे। कुछ ही दूरी पर नाले के किनारे 2 साए खड़े थे, विजय और आर्यन। दोनों अकेले थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानते हो कि निशा और अभिषेक आने वाले हैं। जब विजय ने निशा और अभिषेक की उपस्थिति महसूस करी होगी तो उसने धीरे से हंसते हुए कहा, लगता है हमारे खेल में और भी दर्शक आ गए। विजय ने आर्यन की ओर देखा और जोर से फिर एक पहेली बोली, गुलाब का लहू पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, गेंदे की चुप्पी अब टूटेगी। 2 दिन बाद होगी ऐसी घटना जो झुका देगी आसमान भी। आर्यन ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ फूलों के इन पहेलियों को दोहरा दिया। निशा ने चुपचाप अभिषेक को देखा। दोनों समझ गए कि ये पहेली सिर्फ फूलों की बात नहीं है, बल्कि एक खतरनाक घटना का संकेत है जो 2 दिन बाद होने वाली है। विजय की आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो खुद मौत की तारीख बता रहा हो। खतरा बढ़ता है। अभिषेक ने फौरन मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना भेजी, 2 दिन के अंदर चौधरीपुर के आसपास सतर्कता बढ़ाएं, कुछ बड़ा होने वाला है। निशा ने विजय को चुनौती देते हुए उसे फोन पर कहा, फूलों की ये पहेलियां अब और नहीं चलेंगी, हम तुम्हारे राज सबको बताएंगे। और विजय ने बड़ी ही ठंडी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें सच्चाई से डरना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की खुशबू कभी कभी जान ले लेती है। केवल 2 दिन का वक्त बाकी था और एक नई मौत की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। पर इसके बाद वो होता है जो बहुत ज्यादा भयावह होता है। दरअसल विजय, आर्यन और अभिषेक, यानी कि वो अभिषेक जो निशा के साथ काम कर रहा था, वो तीनों के तीनों आपस में मिले हुए थे। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। निशा के खिलाफ वो गुप्त रूप से साजिश रच रहा था। विजय कहता है, निशा हमारी सबसे बड़ी बाधा है, अगर वो सामने आ गई तो सारी कहानी उजागर हो जाएगी, हमें उसे हटाना होगा बिना कोई शक। आर्यन कहता है, इंस्पेक्टर अभिषेक, क्या ये प्लान आपके पुलिस नेटवर्क से भी बच पाएगा? अभिषेक, जो कि सबसे बड़ा दोषी था क्योंकि वो निशा को चीट कर रहा था एक तरीके से, उसकी अपनी चचेरी बहन को वो पूरी तरीके से मौत के घाट उतारने के कगार पर था। वो मुस्कुराते हुए विजय और आर्यन से कहता है, मैं पुलिस में हूं, कई दस्तावेज, कई रास्ते मेरे हाथ में है, निशा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा, ये काम हम तीनों को मिलकर तय करना होगा। और उसके बाद विजय ने योजनाबद्ध तरीके से एक रास्ता बनाया। पहला कदम, निशा को फंसाना। अभिषेक ने नकली सूचना दी कि निशा एक संदिग्ध अपराधी से मिलने जा रही है। दूसरा कदम, उस जगह पर विजय और आर्यन पहले से मौजूद रहेंगे, निशा को अकेला छोड़ दिया जाएगा। और तीसरा कदम, निशा को अप्रत्याशित रूप से पकड़कर घातक हेरफेर करके मौत के नकली सीन बनाए जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो किसी अपराधी के साथ हुई मुठभेड़ में मारी गई है। चौथा कदम, अभिषेक पुलिस को गलत जानकारी देगा ताकि वो कोई संदेह ना करे। और इसके बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा उन लोगों ने सोचा था। निशा को सूचना मिलती है कि एक अहम गवाह उसके पास मिलने वाला है जो उसके लिए बहुत जरूरी जानकारी देगा। निशा अपने मिशन के प्रति पूरी लगन से अकेले उस सुनसान जगह पहुंच गई, वहीं जहां पर विजय और आर्यन दोनों छुपे हुए थे। अभिषेक ने दूरी से पूरा हाल देखा। जैसे ही निशा गवाह के पास पहुंची, विजय ने अचानक हमला किया, लेकिन निशा का अनुभव और सतर्कता उस समय काम आई। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से पेन निकालकर विजय की हथेली पर गहरा घाव कर दिया। आर्यन ने पिस्तौल निकाली, पर निशा दौड़ पड़ी, जिससे उसके बाएं कंधे पर गोली लग भी गई और वो नाले की तरफ भाग गई। निशा ने हिम्मत जुटाकर मोबाइल निकाला और तुरंत क्राइम ब्रांच को कॉल किया। वो कहती है, मेरा नाम निशा माथुर है, मैं खतरे में हूँ। विजय राणे, आर्यन शेखर और इंस्पेक्टर अभिषेक माथुर मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी जान बचाओ। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू करी। अभिषेक ने जैसे ही पुलिस आने की खबर सुनी, वो घबरा गया। विजय और आर्यन ने निशा को पकड़ने की
आखिरी कोशिश करी, लेकिन वो असफल रहे। निशा सुरक्षित पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उसकी सुरक्षा का इंतजाम क्राइम ब्रांच ने किया। उसने पूरी कहानी विस्तार से क्राइम ब्रांच को बताई। निशा ने सभी तीनों के खिलाफ हत्या की कोशिश, षड्यंत्र और अन्य आपराधिक मामलों का मुकदमा दायर कर दिया और अब बारी थी इन तीनों को कोर्ट में आने की। कोर्ट में बहुत ज्यादा तनावपूर्ण माहौल था। तीनों अभियुक्त अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। बचाव पक्ष के वकील तैयार थे और अभियोजन पक्ष ने मामले को पुख्ता करने की ठानी थी। बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सबसे पहली दलील पेश करना शुरू किया। उन्होंने कहा, माननीय न्यायालय, मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं। मैं आपके सामने 3 ठोस प्रमाण रखता हूं जो ये साबित करते हैं कि वो अपराधी नहीं है। पहला प्रमाण, गवाहों की अनुपस्थिति। निशा द्वारा प्रस्तुत आरोपों के समय और स्थान पर कोई विश्वसनीय गवाह मौजूद नहीं था, न तो आसपास के लोग, ना ही पुलिस, ना ही कोई सटीक सबूत। दूसरा प्रमाण, अलीबाई और डिजिटल सबूत। अभिषेक जो पुलिस में है, उस दिन पूरी रात पुलिस स्टेशन पर थे, जिसके पास उनके कई रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी हैं। आर्यन और विजय के पास भी मोबाइल लोकेशन और अन्य डिजिटल फुटप्रिंट हैं जो उनकी घटना स्थल पर मौजूदगी को नकारते हैं। तीसरा प्रमाण, निशा के आरोपों में विरोधाभास। हमने निशा के कई बयानों का विश्लेषण किया। कई बार उसने अपने बयान में समय और घटना की प्रकृति में असंगतियां करी हैं जो आरोपों को कमजोर करती है। इसके बाद अभियोजन पक्ष के वकील ने अपने तर्क रखे। उनका उद्देश्य था यह दिखाना कि आरोप सही है और अभियुक्त मानसिक रूप से दोषी है। वो कहते हैं, माननीय न्यायालय, केवल भौतिक प्रमाण ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तथ्य भी हमें इस केस की गहराई से अवगत कराता है। मैं 3 मनोवैज्ञानिक बिंदु को प्रस्तुत करता हूं जो साबित करते हैं कि अभियुक्त दोषी है। पहला तथ्य, नियंत्रित हिंसा का व्यवहार। विजय और आर्यन के बीच के संवाद और उनकी पहेलियां मानसिक रूप से नियंत्रित हिंसा की ओर संकेत करती हैं। वे अपनी क्रूरता को न्याय बताकर आत्मसंतुष्टि प्राप्त करते हैं, जो मानसिक विकृति की सबसे पहली और उच्चतम पहचान है। दूसरा तथ्य, षड्यंत्र और विश्वासघात। अभिषेक जो पुलिस में था, उसने अपने परिवार के खिलाफ साजिश रची। यह विश्वासघात जो नैतिक पतन और मानसिक विकार का सूचक है, इनके अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। तीसरा तथ्य, पीड़िता निशा पर हमला और बचाव। निशा की सतर्कता और बचाव के कारण हमले में विफलता हुई, पर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि अभियुक्तों की योजना सोची समझी और खतरनाक साजिश थी। उनके मनोवैज्ञानिक रूप से घातक इरादे थे। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अब फैसला उनकी कानूनी समझ और सबूतों पर निर्भर करता। बचाव पक्ष ने उसी वक्त कोर्ट में एक वृद्ध और प्रतिष्ठित आचार्य योगेश को पेश किया। पूरा का पूरा कोर्ट उनका सम्मान करता दिखा। आचार्य योगेश ने ध्यानपूर्ण स्थिति में कहा, गीता के श्लोक कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्म करने हैं, फल की चिंता नहीं। मेरा मानना है कि मेरे मुवक्किलों ने अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना कानून का पालन किया। उनके इरादे शुद्ध थे। उन्होंने जीवन और मृत्यु की आध्यात्मिकता पर भी चर्चा करी। ये साबित करने की कोशिश करी कि अभियुक्त केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। पर इस बार हमारे अभियोजन पक्ष ने एक अजीब सी चाल चली। हमारे वकील ने आचार्य योगेश की पूरी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य जी आपका धन्यवाद, लेकिन कोर्ट में हमें आध्यात्मिकता नहीं, तथ्य चाहिए। इसलिए मैं पेश करता हूं अपनी मुख्य गवाही, डॉक्टर सुमित तिवारी। डॉक्टर सुमित एक पुष्प विशेषज्ञ और वनस्पति वैज्ञानिक थे। उन्होंने विजय के बगीचे के फूलों की पूर्णतया जांच करी थी। डॉक्टर सुमित कहते हैं, जज साहब, मैंने विजय राणे के बगीचे में लगे हर फूल की गहराई को ठीक से जांचा। हर फूल सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि एक संकेत था। यह फूल 17 लापता लोगों की मौत और दफनाने की जगह की कहानी कहता है। उन्होंने कोर्ट में विभिन्न फूलों के चित्र दिखाए। गुलाब, खून और हिंसा; गेंदा, मृत्यु पर एकता; चमेली, छुपाए गए राज; कुमुदनी, जल के पास दफनाए गए शव। डॉक्टर सुमित ने विजय द्वारा लगाए गए फूलों की कई पहेलियां कोर्ट में सुनाई, जैसे जब गुलाब खून की कहानी कहे और गेंदे की चुप्पी टूटे तो जल के पास कुमुदनी खिले, वहां मौत की परछाई होगी। फिर उन्होंने बताया कि यह फूल हर मृतक की मृत्यु और दफनाने की जगह का
अलग अलग संकेत देते हैं। वो कहते हैं कि मैं पुष्प विज्ञान की मदद से यह कह सकता हूं कि विजय ने हर मृतक को अपने बगीचे के विभिन्न हिस्सों में दफनाया है और यह है उनके दफनाने की सटीक जगह, नाले के किनारे, जहां कुमुदनी और गेंदे दोनों एक साथ में उगते हैं। कोर्ट रूम में पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता है। कोर्ट डॉक्टर सुमित के द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस को खुदाई करने का आदेश देती है, नाले के किनारे, जहां कुमुदनी और गेंदे के फूल खिल रहे हों। जब वहां पुलिस खुदाई करती है तो जो नतीजा आता है वो और भी ज्यादा भयावह होता है। 17 लोगों के शव के अवशेष, हर एक के पास विशिष्ट फूलों से लिपटी हुई चादरें, शरीर के टुकड़े ठीक उसी क्रम में पाए गए जैसा डॉक्टर सुमित ने बताया था। कोर्ट में सबूतों के तौर पर शवों के अवशेष, फूलों के नमूने और डॉक्टर सुमित की रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई। निशा की बहादुरी और पुलिस की कड़ी मेहनत ने विजय, आर्यन और अभिषेक के खिलाफ एक मजबूत केस बनाया। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया। वो कहते हैं, रिटायर्ड इंस्पेक्टर विजय राणे, आर्यन शेखर और अभिषेक माथुर ने अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग कर 17 निर्दोष लोगों की हत्या करी। ये एक सुनियोजित और भयानक अपराध है। न्यायाधीश ने इन तीनों को अलग अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई। रिटायर्ड इंस्पेक्टर विजय राणे को हत्या की धारा 302, हत्या की साजिश धारा 120B और दफनाने के अपराध के रूप में आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा हुई। उसी के साथ साथ आर्यन शेखर को हत्या में सहयोग और हत्या की साजिश करने की वजह से 30 वर्ष की सजा और जुर्माना हुआ और इंस्पेक्टर अभिषेक माथुर, उसके पुलिस का पद दुरुपयोग करने और हत्या में मिली भगत करने की वजह से 25 वर्ष की सजा और बर्खास्तगी। सब कुछ शांत हो गया था, हर एक चीज सही थी। ये कहानी केवल अपराध कथा नहीं बल्कि जीवन, मृत्यु, कर्म और पुनर्जन्म के अघोर तंत्र के गूढ़ रहस्यों का भी प्रतीक है। अगर मैं अपने हिसाब से आपको बताऊं कि ये कहानी क्या कहती है तो शायद कुछ अजीब होगा। विजय राणे जो कि काली की कठोर छवि थे, विजय का अस्तित्व अघोर साधकों के उस रूप की तरह है जो काली की ऊर्जा का नेगेटिव प्रतिनिधित्व करता है। काली जो मृत्यु और विनाश की देवी है, वो समय के अंत और नए आरंभ की शक्ति भी है। विजय ने न्याय के नाम पर मृत्यु का रास्ता अपनाया। जैसे काली के कठोर न्याय का प्रतीक, उन्होंने अपने बगीचे में मृतकों को दफनाया। वो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के चक्र की तरफ संकेत है। फूल जो वहां लगाए गए वो मृतकों की आत्मा के प्रतीक हैं जो पुनर्जन्म की राह पकड़ते हैं। फूलों की पहेलियां यानी प्रकृति की भाषा। अघोर में प्रकृति को देवता माना जाता है। फूल, वृक्ष और पौधे जीवन और मृत्यु के संकेतक होते हैं। विजय के द्वारा लगाई गई फूलों की पहेलियां कर्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की गुप्त भाषा थी। वे तंत्र के उस रहस्य को दर्शाते हैं जहां प्रकृति स्वयं सत्य का दर्पण होती है। और उसके बाद अभिषेक की भूमिका माया और द्वैतवाद का प्रतीक है। वो जो पुलिस में था पर अपने परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। ये दिखता है कि व्यक्ति के अंदर दिव्य और सांसारिक दोनों शक्तियां संघर्षरत हैं। अघोर साधक यही समझते हैं कि माया की जंजीरें सबसे बड़ी कैद है। निशा इस कहानी में उस साक्षी की तरह है जो अंधकार में प्रकाश लाने का काम करती है। अघोर तंत्र में साक्षी भाव से ही मुक्ति का मार्ग मिलता है। निशा ने साहस और सत्य की खोज से इस अंधकार में कुटिलता को उजागर कर दिया। न्यायालय का फैसला कर्म के चक्र की अंतिम परिणति है। अघोर साधक मानते हैं कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। विजय, आर्यन और अभिषेक ने जो पाप किया उसका फल उन्हें मिला। ये कहानी उस चेतना का प्रतीक है कि अंत में सत्य और न्याय की विजय अवश्य होती है। अगर मैं अपने शब्दों में इसको सम अप करके कहूं तो मृत्यु मात्र अंत नहीं, एक द्वार है जहां से आत्मा का पुनर्जन्म होता है। कर्म का दायरा जितना काला होगा, पुनर्जन्म का प्रकाश उतना ही ज्यादा सफेद। विजय और उनके अनुयायियों ने अपने कर्मों के अंधकार में खोया, पर निशा जैसे प्रकाश के कारण सत्य की ज्योति जाग गई। ये कहानी तंत्र की गहन शिक्षाओं का एक रहस्यमय रूपक भी है, जहां मृत्यु, जीवन और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं, जहां सत्य की खोज के लिए कभी कभी काला मार्ग भी जरूरी होता है, पर अंततः जीत प्रकाश की ही होती है। इस तरह के और केस को जानने के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श। 8 क्यों ऐसा होता है कि कई बार हमारी न्याय व्यवस्था में इतनी ज्यादा कमी आ जाती है कि उसके बारे में पूरी डिटेल निकालने में हमें
सालों लग जाते हैं। हमने कई सारे ऐसे केस सुने होंगे जिसके अंतर्गत लोगों ने अलग अलग याचिकाएं दायर करी। लोगों ने ये कहा कि असली खूनी कोई और है। लोग ये भी कहते थे कि जिस इंसान को आपने पकड़ रखा है, दरअसल वो इंसान सिर्फ एक पूरी की पूरी बनाई गई मास्टर प्लानिंग का नतीजा है। पर क्या होगा अगर ये सारी की सारी घटनाएं एक ही आदमी मिलकर करे और फिर भी कोई समझ ना पाए कि दरअसल में हुआ क्या था। मैंने जब इस ऑडियो लॉग को सुना तो मैं पूरी तरीके से दंग रह गया कि आखिरकार ऐसे इंसान कैसे हो सकते हैं जो किसी भी काम को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मीडिया और जर्नलिज्म हमारे देश का एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पहलू है जो कि शायद हम सबको सच्चाई दिखाता है, पर कभी कभी यही मीडिया एक ऐसा पहलू भी दिखा देता है जो शायद इंसान के दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा गहरा असर करता है। चलिए पहले सुनते हैं इस ऑडियो लॉग को और समझते हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या था। केस नंबर 183। इस केस में कई सारे पहलू थे। इस केस का ऐसा भी पहलू था जहां पर एक बार को हम लॉयर्स भी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार ये केस कोई सुपरनैचुरल केस तो नहीं। एक पत्रकार राजीव वर्मा, जिस पर यह आरोप था कि उसने कई सारे मर्डर्स को अंजाम दिया है, पर पूछताछ के दौरान उसने सिर्फ इतना ही बोला कि एक किताब है जो उसे सब कुछ बताती है, अ बुक ऑफ फ्यूचर। उसका कहना है कि उस बुक में बहुत सारे रिडल्स लिखे हैं जो उसे मर्डर के एग्जैक्ट प्लेसेस बताते थे। पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी करी और एक्चुअली में ऐसा ही हुआ। उसमें जितने भी रिडल्स लिखे थे वो आगे आने वाले खून का हिस्सा थे। पुलिस ने किसी तरीके से कई सारी आगे आने वाली वारदातों को भी रोका, लेकिन सवाल वही था कि राजीव को इतना पता कैसे था और राजीव के पास ये डायरी आई कहाँ से थी। उसका ये कहना था कि एक अरविंद नाम का शख्स था जिससे उसने ये डायरी ली थी। पत्रकारिता के दौरान जब वो शायद अपने रिपोर्ट को लिखने गया होगा किसी क्राइम स्थल पर, तो वहां से उसने वो डायरी ली। पर एक गुत्थी दिमाग में यही चलती रही कि इसमें लिखी हुई हर एक बात सच कैसे हो जा रही है। हद तो तब हो गई जब कोर्ट रूम के कई सारे लोग मरने लगे। उस डायरी के अकॉर्डिंग जितने भी रिडल्स थे वो सब इसी तरफ इशारा कर रहे थे, पर एंड जो था वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था। मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि इस तरह की भी हत्याएं या फिर इस तरह के भी अजीबोगरीब ट्विस्टेड केस मेरी आंखों के सामने आएंगे। इसका अंत बहुत अजीब था। मैं इसे लॉयर होने के बावजूद एक सुपरनैचुरल केस मानता हूँ। जिस तरह से आपने इस ऑडियो लॉग में सुना, राजीव वर्मा जो कि एक पेशे से पत्रकार था, उसके पास एक ऐसी किताब थी जिसे बुक ऑफ फ्यूचर कहते थे। चलिए इस केस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। राजीव वर्मा दिल्ली का एक छोटा सा पत्रकार था। वो एक छोटे से समाचार पत्र जनमंच में क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम करता था। उसका सपना था कि वो एक दिन बहुत ही बड़ा पत्रकार बनेगा, लेकिन फिलहाल उसे छोटी मोटी खबरों और चाय की टेबल पर मिलने वाली सूचनाओं से ही काम चलाना पड़ता था। उसकी निजी जिंदगी भी बहुत आसान नहीं थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था और माँ अक्सर बीमार रहती थी। घर में आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। इस वजह से वो कई बार फेक न्यूज भी दे देता था। एक शाम उसे पुलिस रेड की खबर मिली। एक पुरानी हवेली में हत्या हुई। उसने तुरंत अपना कैमरा उठाया और घटना स्थल पर पहुंच गया। पुलिस मौके की जांच कर रही थी, पर किसी को कुछ खास सुराग नहीं मिला। हवेली का माहौल बहुत ज्यादा अजीब था, जैसे कोई अभी अभी वहां पर मरा हो या फिर मरने का वेट कर रहा हो। जब सब लोग बाहर निकल रहे थे तो राजीव ने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुराना ट्रंक पड़ा हुआ है। जैसे ही उसने उस ट्रंक को खोला, उसमें एक पुरानी धूल से सनी काली चमड़े की डायरी मिली। उसकी जिल्द पर सोने के अक्षरों से एक नाम लिखा था, अरविंद। राजीव ने डायरी को जल्दी से अपने बैग में रख लिया और घर आकर पढ़ना शुरू किया। राजीव का सबसे पहला और सबसे गैर कानूनी काम तो शायद यही था। डायरी की शुरुआत की पंक्तियां बहुत ही साधारण थीं कि एक अरविंद नाम का व्यक्ति जो 20 साल पहले इस हवेली में रहता था, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया वो चीजें और ज्यादा अजीब होती गई। डायरी में ऐसी घटनाओं का जिक्र उसे मिला जो भविष्य में घटने वाली थी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन घटनाओं में हत्या का विवरण था जो हूबहू हाल में घटी हत्याओं से मेल खाता था।
राजीव को शुरुआत में ये कोई कल्पना या कोई पागलपन की निशानी लगी, लेकिन जब उसने डायरी में लिखी अगली हत्या की तारीख और स्थान से मिलान किया तो उसे डर लगा। अगली हत्या 4 दिन बाद मजनू के टीला क्षेत्र में होनी थी। उसे नींद नहीं आई। उसी रात उसे एक सपना आया कि एक धुंधली छवि वाला आदमी जिसने अपना नाम अरविंद बताया है, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द और गुस्सा था। वो कह रहा था कि मैं मर चुका हूं लेकिन मेरा काम अधूरा है। मेरे कातिल ने अब तक 9 लोगों को मारा है, उसे रोको वरना वो फिर से मारेगा। इतना सुनकर राजीव चौंक कर उठ जाता है। उसके मन में अब एक ही उद्देश्य था कि इस रहस्य को सुलझाना है और किसी तरीके से सीरियल किलर को रोक देना है। राजीव ने पुराने अखबारों की फाइलें खंगालनी शुरू करी। उसे अरविंद नाम का कोई व्यक्ति 20 साल पहले की एक हत्या की रिपोर्ट में मिला। वो एक इतिहासकार था जो अजीब और रहस्यमय विषयों पर लेख लिखता था। कहा जाता है कि उसकी मौत एक दिन दिल का दौरा पड़ने से हो गई, लेकिन अब राजीव को शक था कि ये एक हत्या थी। डायरी में जिन नामों का जिक्र था वो सब एक निश्चित पैटर्न में मारे गए थे। सभी लोग एक खास सामाजिक समूह से थे और सभी किसी न किसी रहस्य से जुड़े हुए थे। राजीव ने पुलिस को सूचित करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उसकी बात को एक पत्रकार की सनसनीखेज कहानी को मानकर नजरअंदाज कर दिया। 4 दिन बीत गए। राजीव मजनू का टीला गया और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी। वो थक कर जब लौटने ही वाला था तभी उसने देखा कि एक सुनसान गली में एक आदमी एक महिला को घसीटता हुआ ले जा रहा है। वो दौड़कर पहुंचा, महिला को बचाया, लेकिन वो आदमी भाग गया। किसी तरीके से उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। महिला ने बताया कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और हाल में ही उसने एक भ्रष्ट बिल्डर के खिलाफ शिकायत करी। ये वही नाम था जो डायरी में अगली प्रविष्टि में लिखा हुआ था। राजीव ने समझ लिया कि डायरी शायद झूठ नहीं बोल रही। राजीव ने डायरी के पिछले पन्नों में गौर से देखा तो अरविंद ने अपने कातिल का कोई नाम नहीं लिखा था, पर संकेत दिए थे कि उसका कातिल एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और अपने पापों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। राजीव ने अनुमान लगाया कि वो व्यक्ति शायद एक सफल राजनेता या उद्योगपति बन चुका हो। वो कई सारे पैटर्न्स को नोट करता रहता था। उसने डायरी का अगला पन्ना पढ़ा तो उस पन्ने में लिखा था, वो आदमी जो शब्दों में सच्चाई खोजता है अब चुप्पी में समा जाएगा। पुरानी किताबों की एक अलमारी के पीछे वो अंतिम बार सांस लेगा। उसमें पहेली में कुछ लिखा था। राजीव को समझने में देर नहीं लगी कि ये एक पुरानी किताबों की दुकान में काम करने वाले किसी बुजुर्ग के बारे में है जो दरियागंज की एक गली में वर्षों से अपनी दुकान चला रहा है। राजीव ने पुलिस को सचेत किया और उस दुकान पर वो पहले ही पहुंच गया। घंटों इंतजार किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। थका हारा जब वो लौटने लगा तभी भीड़ की चीख सुनाई दी। पीछे भाग कर गया तो देखा वही पुस्तक विक्रेता अलमारी के पीछे दबा हुआ मिला। किसी ने उसके सिर पर मार कर उसे मार डाला था और लाश को छुपाने की कोशिश की गई थी। राजीव सन्न रह गया। पहली हत्या हूबहू वैसी ही हुई जैसी डायरी ने बताया। उसके बाद दूसरी हत्या। उसने जब अगले पेज को पढ़ा तो डायरी में लिखा था, जो कानून को अपने अनुसार मोड़ता है अब खुद न्याय के कटघरे में खड़ा होगा। कोर्ट से कुछ दूर उसकी सांसें रुक जाएंगी। और इस बार टारगेट था वकील प्रदीप महेश्वरी, जो अपने प्रभावशाली क्लाइंट्स को बचाने के लिए बदनाम था। राजीव ने खुद उससे मिलने की कोशिश करी, उसे सतर्क किया तो वकील हंस पड़ा। वकील कहता है, किसी डायरी के पन्ने मुझे क्या मारेंगे। राजीव ने पुलिस को एक बार फिर से चेताया, लेकिन कोई खास दिलचस्पी हुई नहीं। उस दिन कोर्ट से निकलने के बाद जब प्रदीप अपनी कार तक पहुंचा तभी 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उसे सिर में गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। पुलिस और लोगों ने इसे माफिया हत्या कह दिया, लेकिन राजीव जानता था कि ये शायद अरविंद की रहस्यमय डायरी में कुछ ऐसा था जो लिखा हुआ था। ये उसी की एक झलक थी। अगली प्रविष्टि में कुछ और भी लिखा था। उसने जब अगले रिडल को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जो बच्चों की हंसी से खेलता है उसकी हंसी खामोश हो जाएगी। एक स्कूल की दीवारें सच्चाई जान जाएंगी। इसने राजीव को अंदर से हिला दिया। वो तुरंत शहर के सबसे बदनाम लेकिन ताकतवर बाल कल्याण संस्था सर्वहित की पड़ताल में जुट गया, जिसके एक संचालक पर पहले भी बाल शोषण के आरोप लगे थे, पर वो हर बार बचता रहा। राजीव ने उस संचालक सुधांशु राय की निगरानी शुरू करी। उसने पुलिस को सूचित किया और एक आरटीआई दाखिल कर पुराने केस की फाइलें खंगालनी शुरू करी, लेकिन वक्त शायद उससे ज्यादा तेज था। 18 जून की सुबह समाचारों की हेडलाइन थी,
बच्चों के संस्था के प्रमुख की संदिग्ध हालत में मौत, शव स्कूल के पीछे। राजीव एक बार फिर से हार गया। 3 हत्याएं, तीनों भविष्यवाणी सच साबित हुई। अब राजीव को समझ आ गया था कि वो सिर्फ एक डायरी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, लेकिन यह भी साफ था कि कुछ ताकतें इतनी अंधेरी थी जिन्हें वो रोक नहीं पा रहा था। पांचवी मौत के बाद पुलिस पर दबाव बढ़ चुका था। मीडिया में लगातार सवाल उठ रहे थे, क्या पुलिस सो रही है? लेकिन अब पुलिस की नजरें एक शख्स पर टिक गई, राजीव वर्मा। सभी हत्याओं से पहले वो घटनास्थल पर कैसे पाया गया? वो पहले से जानता था कि हत्या कहां होगी, कब होगी और किसकी होगी। इतना सटीक अनुमान सिर्फ एक दोषी ही कर सकता है। एसीपी सौरभ मल्होत्रा ने इस बात का पूरी तरीके से अनुमान लगाया और राजीव को देर रात उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कमरे की तलाशी ली गई और डायरी को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस थाने में घंटों पूछताछ चली। यह सब तुम्हारा काम है क्या, या तुम्हारे किसी साथी का? क्यों मार रहे हो लोगों को? और अगर तुम दोषी नहीं हो तो क्यों हर जगह मौजूद रहते हो? पर राजीव ने वही दोहराया, ये डायरी एक आत्मा की चेतावनी है। अरविंद नाम था उसका, वो मरा नहीं, मारा गया था। मैं बस मदद कर रहा हूं। पुलिस ने उस पर हंसी उड़ाई, लेकिन जब एसीपी ने डायरी खोली तो उसके अंदर कुछ ऐसा मिला जो बहुत ज्यादा विचलित कर देने वाला था। साधारण लगने वाली पंक्तियां, लेकिन जिनमें तारीख और समय शामिल थे। पन्नों पर एक के बाद एक रहस्यमयी पंक्तियां थीं। पहली लाइन, पंखों के नीचे छिपा है दर्द जहां उड़ानें गुम हो जाती हैं। डेट 21 जून रात के 9:15। अगली लाइन, लोहे की सांसें और कोलतार की चुप्पी, बीच चौराहे पर एक परछाई गिरेगी 23 जून शाम 6:45 पर। एसीपी को शक हुआ कि यह महज कोई कविता नहीं, एक कोड है। उन्होंने अपनी टीम को दोनों तारीखों और समय पर सतर्क रहने को कहा। 21 जून रात के 9 बजे एसीपी और उनकी टीम सबसे पहले पंखों के नीचे वाले रिडल को समझने की कोशिश करती है। पंख यानी कि हवाई जहाज या फिर कोई पंछी। राजीव की एक पुरानी रिपोर्ट से उसे एक हिंट मिलता है। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक बंद पड़ी छोटी हवाई पट्टी, जहां पहले एक ट्रेनिंग स्कूल था, लेकिन अब वो वीरान थी। टीम वहां पर समय से पहले पहुंची। सब कुछ सुनसान था, मगर जैसे ही घड़ी ने 9:15 बजाया, एक गार्ड की चीख सुनाई दी। पीछे की एक टूटी बिल्डिंग में पुलिस को एक आदमी की लाश मिली। चेहरा बुरी तरीके से कुचला हुआ और शरीर पर जलने के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि मृतक एक पूर्व फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था, जिस पर कुछ छात्रों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, लेकिन सबूतों के अभाव में मामला दबा दिया गया था। और एक बार फिर से डायरी की रिडल सच साबित हुई। फिर आता है 23 जून शाम के 6 बजे। ये पंक्ति और भी ज्यादा पेचीदा थी। लोहे की सांसें का मतलब शायद ट्रेन या मेट्रो, और कोलतार की चुप्पी का मतलब शायद कोई सुनसान सड़क या फ्लाईओवर। पुलिस टीम ने ऐसे सभी मेट्रो स्टेशन और फ्लाईओवर की निगरानी शुरू करी जहां सीसीटीवी की पहुंच बहुत कमजोर थी। 6:45 को पटेल नगर फ्लाईओवर के नीचे एक कार के अंदर शव मिला। शव एक नामी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के इंजीनियर का था, जो कई सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ा हुआ था। गले में तार लिपटा हुआ था और कार को जानबूझकर धुएं से भरा गया था। लोहे की सांसें एकदम फिट बैठती थी। एक और हत्या, एक और भविष्यवाणी सच। अब एसीपी मल्होत्रा भी सोच में पड़ चुके थे कि राजीव के पास कोई सुपर पावर नहीं, ना ही वो किसी हत्यारे का साथी था, लेकिन उसके पास एक ऐसी डायरी थी जो समय से पहले भविष्य बता रही थी। क्या यह डायरी किसी आत्मा की चेतावनी थी या फिर कोई बहुत ही चालाक खेल? ये बात तो अब तय थी कि ये एक सीरियल मर्डर नहीं, कुछ पारालौकिक यानी कि पैरानॉर्मल हो सकता है। अभी तक जितना मैंने सुना उस हिसाब से मुझे भी यही लगता है कि शायद ये कोई पैरानॉर्मल किस्सा हो। एसीपी ने राजीव को रिहा नहीं किया। अब वो उसे बतौर संदिग्ध नहीं बल्कि एक रहस्यमय गवाह के तौर पर देखने लगा। पर डायरी के अगले पन्ने में जो लिखा था वो सबको चौंका देने वाला था। उसमें लिखा था, जिसने आज तक सब देखा वही अंधकार में समा जाएगा। 26 जून सुबह 4 बजे खून बह जाएगा वर्दी में। पुलिस विभाग में बहुत ज्यादा बेचैनी हो गई थी, क्योंकि इस कथन ने सबको हिला दिया था। एसीपी सौरभ मल्होत्रा पूरी रात जागते रहे। उन्होंने अपने कमरे में सीसीटीवी एक्टिव करवा दिए, सुरक्षा दुगनी कर दी और खुद को लॉक कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अगला शिकार वही है। पर उन्हें यह भी पता था कि जो शक्ति डायरी में है
वो बंद दरवाजों को भी पार कर सकती है। ठीक सुबह 4 बजे जब एसीपी अपनी टेबल पर बैठकर डायरी को उलट पलट कर रहे थे, तभी कमरे में एक लाइट झपकी। एक साया, धुंधला लेकिन तेज, काले कपड़े, चेहरा एक मास्क से ढका हुआ, हाथ में एक लंबा नुकीला चाकू। एसीपी ने तुरंत रिवॉल्वर उठाया, पर वो साया इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि चाकू उनके कंधे की हड्डी को छीलता हुआ निकल गया। एसीपी लड़खड़ा गए और दीवार से टकराए। जैसे ही वो नीचे गिरे, उन्होंने एक शॉट फायर किया छत की ओर। गूंज सुनकर गार्ड अंदर आया और हमलावर भाग खड़ा हुआ। हॉस्पिटल में एसीपी की हालत स्थिर थी, पर उनकी आंखों में एक अलग डर था। पूछताछ में उन्होंने जो कहा उसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने कहा कि वो राजीव था जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका चेहरा साफ देखा था। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि लेकिन सर, राजीव तो लॉकअप में है। पिछले 48 घंटों से उसने थाने के बाहर कदम नहीं निकाला। एसीपी ने जिद पकड़ी कि नहीं, वो राजीव ही था। उसकी आंखें, उसकी चाल, उसकी आवाज तक वो वही था। जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो एक और हैरान की बात यह थी कि कमरे के कैमरे ठीक उसी पल ब्लैंक हो गए थे जब यह हमला हुआ था। सिर्फ गोली की आवाज रिकॉर्ड हुई। थोड़ी देर बाद लॉकअप में बैठे राजीव को एसीपी के सामने लाया गया। एसीपी कांप गए उसे देखकर। वो कहते हैं कि ये वही चेहरा है, पर राजीव का बार बार कहना था कि मैं यहाँ बंद था सर, मुझे फंसाया जा रहा है। राजीव को अब यकीन होने लगा था कि यह डायरी सिर्फ भविष्य नहीं बता रही, बल्कि किसी आत्मा की शक्ति उस डायरी से बाहर निकल चुकी है। एसीपी की टीम भी बढ़ चुकी थी। कुछ को राजीव दोषी लगने लगा, जबकि कुछ मानने लगे कि यह मामला सिर्फ इंसानी हत्या नहीं बल्कि एक पारलौकिक हत्या का है। डायरी अब एक और पंक्ति दिखा रही थी। चेहरे एक जैसे हो सकते हैं, पर आत्मा की पहचान अलग होती है। अगली मौत 30 जून, छाया की परछाई में। राजीव अब एक रहस्य बन चुका था। एक और वो पुलिस की निगरानी में था, तो दूसरी ओर उसका नाम हर डरावनी भविष्यवाणी में आता जा रहा था। लेकिन एसीपी मल्होत्रा के बचे रहने के बाद यह मामला एक नई दिशा में मुड़ चुका था। अब डायरी फिर से खुली। इस बार पन्नों पर दर्ज रेखाएं किसी भयानक नरसंहार की तरफ इशारा कर रही थी। डायरी की अगली लाइन थी, A man whose words tied many lives, now he shall fall silent forever। जिसकी जुबान ने कई जिंदगी बांधी, अब वो खुद गूंगी हो जाएगी। 30 जून दोपहर 2:15 पर। अगली रिडल थी, जो न्याय का तराजू संभालता है अब खुद कटघरे में खड़ा होगा। He who balances justice shall now face judgment। 30 जून दोपहर 2:17 पर। और तीसरी रिडल थी, जिसने सफेद पोशों की ढाल बन रखी है, अब उसकी सफेदी लाल हो जाएगी। 30 जून दोपहर 2:20। One who shielded the white collars, his white shall turn red। एसीपी का माथा थोड़ा सा ठनक गया, क्योंकि उसके दिमाग में दिल्ली का सेशन कोर्ट आ रहा था। तीनों रिडल्स साफ इशारा कर रही थी कि हमला कोर्ट परिसर के भीतर होगा। एसीपी ने गुप्त रूप से परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी। सीसीटीवी, बॉम्ब स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर और सब कुछ ट्रिपल लेयर पर पहुंचा दिया। 30 जून दोपहर में 2 बजे के आसपास दिल्ली सेशन कोर्ट की भीड़ भाड़ में हर कोना पुलिस की निगरानी में था, पर गुप्त रूप से। एसीपी ने खुद टारगेट की पहचान कर ली थी। वकील मनीष गुप्ता, जिसने हाई प्रोफाइल केस जीते थे, जज वीरेंद्र माथुर, जिनकी निष्पक्षता के लिए वो मशहूर थे, और वकील यशिका मेहता, जो आर्थिक अपराधों में सरकार का पक्ष लेती थी। जैसे ही 2:15 हुआ, मनीष गुप्ता के चैम्बर के पास एक संदिग्ध बैग मिला, जिसमें टाइमर डिवाइस और कुछ विस्फोटक सामग्री थी। बॉम्ब स्क्वाड ने तुरंत उसे निष्क्रिय कर दिया। 2:17 पर कोर्ट रूम नंबर 3 में एक अजनबी ने जज की ओर भागने की कोशिश करी। वो गाउन पहने था, लेकिन चाकू लेकर आया था। पुलिस ने उसे बेकाबू कर दिया। वो एक पूर्व कैदी था जो हाल में ही जमानत पर बाहर आया था। और 2:20 एक कार बम कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी मिली, जिसे यशिका मेहता इस्तेमाल करती थी। तीनों की जानें बच गईं। तीनों टारगेट बचने के बाद यह मामला अब सिर्फ एक हत्या नहीं, रहस्य था। यह भारत की न्याय व्यवस्था का विषय बन चुका था। इसके बाद राज्य बनाम राजीव वर्मा का केस दिल्ली सेशन कोर्ट में चलाया गया। 8 सरकार का पक्ष था, यह आदमी हत्या की साजिशों में शामिल है। वो डायरी का सहारा लेकर आतंक फैला रहा है, जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि यह व्यक्ति सिर्फ एक माध्यम है, एक चेतावनी वाहक। असली खतरा कोई और है जो दिख नहीं रहा। कोर्ट रूम में डायरी को बतौर सबूत रखा गया, लेकिन उसमें से कुछ पन्ने गायब थे।
राजीव का बयान सबको चौंका देने वाला था। उसने कहा, मैंने वो पन्ने कभी फाड़े नहीं, लेकिन शायद डायरी खुद तय करती है कि कौन क्या पढ़े। एक और प्रेस की भीड़, दूसरी ओर जनता की आंखें, और सबके मन में एक ही सवाल, क्या वाकई राजीव वर्मा मासूम है या वो एक सुनियोजित सीरियल किलर है? न्यायाधीश महोदय कहते हैं कि अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, अभियोजन पक्ष अपना पक्ष रखे। हमारे प्रोसिक्यूशन लॉयर कहते हैं, माय लॉर्ड, हमारे पास ऐसे प्रमाण है जो ये सिद्ध करते हैं कि राजीव वर्मा एक संघर्षरत पत्रकार की आड़ में एक सुनियोजित कातिल है जो खुद को ही फेम में लाना चाहता था। उसे पहले से पता था कि हत्याएं कहाँ होंगी, कब होंगी और कैसे होंगी। वो घटना स्थलों पर ठीक समय पर पहुंचा, एक बार नहीं कई बार। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता माय लॉर्ड, ये एक मास्टर प्लान है। उसके पास एक डायरी थी जो कथित तौर पर भविष्य बताती थी, लेकिन क्या ये डायरी किसी आत्मा ने दी या उसने खुद ने लिखी? क्या कोई आत्मा तारीख और समय में लोगों की मौत लिखती है, या ये सब उसी की चाल थी माय लॉर्ड? राजीव वर्मा ही इन हत्याओं का सूत्रधार है। इसके बाद डिफेंस पक्ष में श्रीमती अंजलि राठौर थी। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, अभियोजन पक्ष ने जो कहा है वो संभावना है, सत्य नहीं। अब मैं तथ्यों के साथ राजीव वर्मा की निर्दोषता को सिद्ध करना चाहती हूँ। ये रही वो रहस्यमय डायरी जिसे अब पुलिस भी मानती है कि ये रिडल्स में लिखी गई है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई कातिल अपनी हर हत्या की जानकारी पहले से लिखे और खुद पुलिस को दे दे? अगर राजीव वर्मा अपराधी होता तो क्या वो खुद एसीपी मल्होत्रा को चेतावनी देता? अंजलि राठौर जी ने कहा, माय लॉर्ड, मैं 2 प्रमुख बिंदु प्रस्तुत कर रही हूँ। राजीव की लोकेशन और हिरासत। जब एसीपी मल्होत्रा पर हमला हुआ तो राजीव पुलिस की हिरासत में था। सीसीटीवी, गार्ड्स की रिपोर्ट और लॉकअप रजिस्टर्ड सब इस बात की पुष्टि करते हैं। तो फिर एसीपी को जिसने मारा वो राजीव कैसे हो सकता है? राजीव वर्मा एक पुरस्कार विजेता खोजी पत्रकार है जिसने कई घोटालों को उजागर किया है। उसके द्वारा पहले की गई रिपोर्ट्स, जिसमें बाल शोषण, भूमाफिया और राजनीतिक भ्रष्टाचार शामिल है, ये सब उसी तरह के लोग हैं जो इस डायरी में मारे गए। माय लॉर्ड, वो लोगों को बचा रहा था, न कि मार रहा था। इस पर हमारे प्रोसिक्यूशन लॉयर डॉक्टर मेहरा कहते हैं कि ये सब तो दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन डायरी वो कहां से आई और इसके पन्ने गायब क्यों हो रहे हैं? उसी समय अंजलि राठौर जी कहती हैं, शायद ये वही जान सकता है जिसने डायरी बनाई, लेकिन मेरा मुवक्किल नहीं। जब डायरी पहली बार मिली तब वहां कोई कैमरा नहीं था। ये रहस्य बना हुआ है, पर संदेह के आधार पर किसी को कातिल ठहराना ये न्याय नहीं अन्याय है। और इसके बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं। जज कहते हैं, इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य ये स्पष्ट करते हैं कि राजीव वर्मा के खिलाफ प्रत्यक्ष हत्या का कोई भी प्रमाण नहीं है। वो घटना स्थलों पर उपस्थित तो था, परंतु कई बार वो खुद पुलिस को सचेत करता रहा। एसीपी पर हमले के समय उसकी मौजूदगी हिरासत में सिद्ध हो चुकी है। अतः अदालत फिलहाल राजीव वर्मा को हत्या के आरोप से बरी करती है। परंतु चूंकि ये मामला अभी भी अधूरा है, उसे बिना अनुमति दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। ये मामला कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। राजीव की नजरें डायरी पर थीं और डायरी का अगला पन्ना बड़ा अजीब था। उसको पता था कि अगले पन्ने पे लिखा है कि 5 जुलाई असली और नकली एक साथ दिखेंगे। 5 जुलाई कोर्ट की अगली डेट थी। राजीव वर्मा, जिसने हाल ही में खुद को निर्दोष सिद्ध किया, अब कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया से घिरा हुआ था। लेकिन इसी बीच कोर्ट के भीतर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ पलट दिया। पीछे से आवाज आती है कि माय लॉर्ड, मैं एक नई याचिका दाखिल करना चाहता हूँ। आवाज दरवाजे की तरफ से थी। वकील, पत्रकार और पुलिस सब चौंक गए। अदालत के प्रवेश द्वार पर खड़ा था राजीव वर्मा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि राजीव वर्मा तो पहले से ही कोर्ट में मौजूद था। यहाँ पर 2 राजीव वर्मा थे, एक जो कि कटघरे में था और एक जो बाहर खड़ा था। न्यायाधीश महोदय कहते हैं कि ये कैसा मजाक है, 2 लोग एक ही नाम और एक ही चेहरा लेकर आ रहे हैं। नए राजीव वर्मा यानी कि जो राजीव वर्मा का डॉपलगैंगर था, उसके कपड़ों में हल्का फर्क, चेहरा थका हुआ और आवाज सटीक थी। वो कहता है, माय लॉर्ड, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने इन सब हत्याओं के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं एक छाया की तरह रहा, एक टूल जो असली राजीव ने प्रयोग किया। अदालत में पूरी तरीके से सनसनी फैल जाती है। बचाव पक्ष की वकील अंजलि राठौर उठती हैं और कहती हैं, माय लॉर्ड, ये आदमी या तो मानसिक रूप से अस्थिर है या कोई सोची समझी साजिश है। नए राजीव वर्मा यानी कि डॉपलगैंगर राजीव वर्मा ने याचिका में लिखा कि वो असली राजीव नहीं है, बल्कि उसका एक जुड़वा या क्लोन है। असली राजीव कोर्ट में मौजूद
उसने उसे बरसों छुपा कर रखा और मानसिक नियंत्रण का प्रयोग किया। डायरी असल में उसी के जरिए लिखी जाती रही, लेकिन हत्याएं असली राजीव की प्लानिंग थी। वो सिर्फ एक दर्पण था जिसके पीछे असली मास्टरमाइंड खड़ा था। डॉपलगैंगर राजीव कहता है, माय लॉर्ड, मुझे एक कमरे में सालों रखा गया। मुझे सिखाया गया कि कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे दिखना है। हर हत्या से पहले मुझे डायरी दी जाती थी, लेकिन हत्याएं मैं नहीं करता था। मुझे बस छोड़ा जाता था डर फैलाने के लिए। असली राजीव उठकर कहता है, माय लॉर्ड, ये सब बकवास है। मैं ना तो किसी को छुपा कर रख सकता हूँ, ना ये इंसान मेरे जैसा हो सकता है। अगर ये सच है तो उसका कोई मेडिकल या डीएनए सबूत कराया जाए। न्यायाधीश महोदय आदेश देते हैं कि दोनों राजीव वर्मा का डीएनए टेस्ट होगा। कोर्ट की निगरानी में दोनों की पहचान और बैकग्राउंड की गहन जांच होगी। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, असली और नकली दोनों हिरासत में रहेंगे। इसके बाद 15 जुलाई को ये कोर्ट फिर से ओपन होता है। कोर्ट का आखिरी सेशन ये था। इतने टाइम तक रहस्य बना राजीव वर्मा अब 2 रूपों में अदालत के सामने था, एक असली और दूसरा उसका डॉपलगैंगर, जो दावा कर रहा था कि उसकी हत्याओं की असली योजना इसी राजीव ने बनाई। पत्रकार, पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि आम नागरिक भी वहां पर उस समय कोर्ट में मौजूद थे। सब देखना चाहते थे कि क्या आज सच सामने आएगा। डॉपलगैंगर राजीव को कोर्ट में लाया गया। उसके वकील ने क्रम से 5 बड़े सबूत पेश किए। पहला, हिडन मोबाइल कैमरा रिकॉर्डिंग। डॉपलगैंगर के छिपे हुए कमरे से एक पुराना मोबाइल बरामद हुआ। उसमें कई वीडियो थे जिनमें असली राजीव उसे हत्याओं की लिस्ट, स्थान और समय समझा रहा था। राजीव वीडियो में कहता है कि तू बस समय पर दिखाई दे, बाकी काम मैं कर लूंगा। दुनिया तुझे देखेगी और मैं बच जाऊंगा। दूसरा प्रूफ, अरविंद की पुरानी चिट्ठियां। अरविंद जो राजीव के पिता का दोस्त था, उसने कई पत्र राजीव को लिखे। उनमें लिखा था कि वो अपने अधूरे न्याय की जिम्मेदारी उसे सौंप रहा है। डॉपलगैंगर ने ये पत्र कोर्ट को सौंपे और अरविंद के आखिरी पत्र में ये लिखा था कि तू ही है जो ये काम पूरा कर सकता है राजीव, पर याद रख, इंसाफ और बदला 2 अलग अलग बातें हैं। तीसरा प्रूफ, गुप्त फ्लैट की रेंट एग्रीमेंट और सीसीटीवी। डॉपलगैंगर जिस फ्लैट में बंद किया गया था, उसकी रेंट एग्रीमेंट असली राजीव के नाम पर थी। साथ ही एक पुराना सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें राजीव उसी फ्लैट में घुसते और बाहर आते हुए दिखा। और चौथा प्रूफ, डायरी के गायब पन्नों का रिकवरी। कुछ पन्ने जो डायरी से रहस्यमय ढंग से गायब थे, पुलिस ने उसे राजीव के घर की दीवार में छुपा कर रखा पाया गया। उनमें साफ तौर पर टारगेट लिस्ट और एग्जीक्यूशन नोट्स थे। हस्तलिपि वही थी जो राजीव की पर्सनल डायरी में मिलती है। और 5वां प्रूफ, एसीपी मल्होत्रा का चुपचाप दिया गया बयान। एसीपी ने कोर्ट में एक सील बंद बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अब समझ आ गया कि जिसने मुझे मारा वो राजीव नहीं था, पर उस रात मैंने जिस चेहरे को देखा था वो वही था जो मुझे बार बार डायरी की तरह चेतावनी दे रहा था। अब लगता है मैंने सही आदमी पर शक तो किया था, पर वजह उल्टी थी। सारे सबूतों के सामने आने पर असली राजीव बुरी तरीके से बौखला गया। उसका चेहरा लाल हुआ, आंखें पसीने से भर आईं और अचानक से वो खड़ा हुआ। और राजीव गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, मैं ही हूं इन सब का मास्टरमाइंड। और कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। वो कहता है कि अरविंद मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे। उन्होंने देखा था इस देश का न्याय तंत्र कैसे बिक चुका है। उनकी मौत सिर्फ दिल का दौरा नहीं थी, वो दर्द था उस अन्याय का जो वो सह न सके। मैंने उनके अधूरे संघर्ष को पूरा किया, पर सिस्टम ने कुछ किया नहीं, तो मैंने ये रास्ता चुना। मैंने उन्हीं को मारा जो गुनहगार थे, जिनसे जनता को न्याय नहीं मिला। और हाँ, इस हमशक्ल को इस्तेमाल किया ताकि मैं पर्दे के पीछे रह सकूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कातिल हूं या नहीं, लेकिन मैं न्याय हूं। जज के साथ पूरा कोर्ट शांत था। जज ने बहुत ही शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, आपने न्याय का चोला पहनकर कानून को रौंदा है। आपका मकसद भले ही इंसाफ था, पर तरीका आतंक जैसा था। इस कोर्ट में हर अपराध का उत्तर कानून देता है, न्याय नहीं। बदला आपको कटघरे में खड़ा करता है। इस अदालत ने समस्त साक्ष्यों और स्वीकारोक्ति के आधार पर निम्नलिखित निर्णय पारित किया है। पहला, राजीव वर्मा को दोषी ठहराया जाता है। प्रथम श्रेणी हत्या की योजना बनाने, साजिश रचने और डायरी के माध्यम से हत्याओं को निर्देशित करने के लिए। हालांकि उसके शिकार अधिकतर समाज के काले चेहरे थे, पर कानून के अनुसार ये न्याय नहीं, एक अपराध है। और दूसरा, डॉपलगैंगर, जिसका असली नाम अज्ञात है, चूंकि उसने खुद को अपराध के लिए उपयोग किए गए व्यक्ति के रूप में सिद्ध किया, परंतु वो अपराधों में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं था। फिर भी अदालत ये मानती है कि उसने उन हत्याओं को रोका नहीं
और चुपचाप शामिल रहा, अतः वो उसे सह अपराधी मानती है। अदालत आदेश देती है कि अरविंद की डायरी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सील कर दिया जाएगा। इस पर किसी भी शोध, प्रकाशन या सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जब तक सरकार विशेष अनुमति ना दे। इसके बाद जज अपना आखिरी वाक्य कहते हैं, न्याय तब तक न्याय नहीं होता जब तक उसे कानून के दायरे में रखा जाए। राजीव वर्मा ने जो किया वो एक आत्मघाती संघर्ष था, न्याय के लिए लेकिन न्याय से बाहर। राजीव वर्मा और उनके डॉपलगैंगर दोनों को उम्र कैद की सजा कोर्ट सुनाती है। सभी खड़े हो चुके थे, गार्ड्स राजीव को पकड़ कर ले जा रहे थे, लेकिन तभी राजीव ने पीछे मुड़कर कोर्ट की गैलरी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक मुस्कान थी। वो हमारे प्रोसिक्यूशन लॉयर से कहता है, ये डायरी सिर्फ एक किताब नहीं थी, एक चेतावनी थी और अगली मौत बहुत दूर नहीं है। हत्याएं फिर से होंगी और तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद डायरी को एक स्टील केस में बंद कर दिया गया। हमारे लॉयर आज भी ये सोचते हैं कि ये कोई पैरानॉर्मल घटना तो नहीं। आखिरी पन्ने में डायरी के लिखा था कि जब 2 चेहरों को बंद किया जाएगा तो तीसरा उठेगा और न्याय फिर खून से लिखा जाएगा। अब अगर मैं इसे एक अघोर दृष्टिकोण से देखूं या तांत्रिक दृष्टिकोण से देखूं तो अघोर कहता है कि जिन्हें समाज पागल कहे वो अक्सर सृष्टि की गहराइयों को जानते हैं और जो मृत्यु से नहीं डरते वही उसके पार देख सकते हैं। राजीव वर्मा की कहानी को लोग पत्रकारिता, अपराध और मनोविज्ञान के चश्मे से देखते हैं, परंतु एक अघोर साधक के लिए ये मनुष्य की लीला नहीं, ये ऊर्जाओं की लड़ाई है। मेरे अनुसार अरविंद की डायरी कोई सामान्य वस्तु नहीं थी, ये एक कर्म पत्रिका थी जिसमें वो कर्म अंकित थे जिन्हें इस जीवन में फलित होना ही था। हर पृष्ठ किसी अधूरे न्याय की चेतना का बोझ था जिसे समय स्वयं साधक राजीव के माध्यम से पूर्ण कर रहा था। इसका निर्माण हुआ था मृत तंत्र साधना से, जहां आत्माएं अपनी अधूरी पीड़ा को लिखने लगती हैं। अरविंद जो कि एक इतिहासकार था, संभवतः एक गुप्त अघोरी अनुचर भी रहा होगा जिसने ये डायरी मृत्यु से पहले सिद्ध कर ली होगी। मेरे अनुसार राजीव का डॉपलगैंगर कोई जुड़वा या मानव नहीं था, वो एक छाया पुरुष था जो एक विशेष तांत्रिक साधना से प्रकट किया जाता है। जब कोई साधक अपने सूक्ष्म शरीर की छवि बना लेता है तो वो समय आने पर एक अलग चेतना के रूप में कार्य कर सकती है। इस छाया पुरुष को तांत्रिक प्रेत संधान के माध्यम से सीमित किया गया था और राजीव उसकी ऊर्जा का स्वामी बन चुका था। परंतु जैसे जैसे हत्याएं होती गईं, ये छाया चेतना विकसित होती गई और अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता पहचानने लगी। सभी हत्याएं जो समाज में अधर्मी, भ्रष्ट या छलपूर्ण माने गए, वो केवल राजीव का क्रोध नहीं थे, वो एक तांत्रिक यज्ञ की आहुतियां थी शायद। हर हत्या एक विशेष नक्षत्र समय पर की गई, हर लक्ष्य एक तांत्रिक कर्म दोष वाला व्यक्ति था। राजीव वर्मा तंत्र का यंत्र बन चुका था, वो स्वयं में कुछ नहीं था, वो न्याय की तंत्र संस्कृति का पुनर्जन्म था शायद। जब न्यायाधीश महोदय ने दोनों को कारावास दिया और डायरी को सील किया तो ये केवल कानून की दृष्टि से न्याय था, पर अगर मैं बताऊं तो जब तक वो डायरी सांस ले रही है तब तक न्याय अधूरा है। तंत्र कभी बंद नहीं होता, वो बस प्रतीक्षा करता है। मैंने अपने एक ध्यान के दृष्टिकोण से जब इसे देखा तो ये समझ में आया कि शायद राजीव ध्यानावस्था में तंत्र मंत्र का उच्चारण भी करता हो। मेरे दिल ने कहा कि छाया को बंद नहीं किया जा सकता, वो जहाँ प्रकाश है वही है और न्याय अब फिर किसी नए शरीर में उतरने को तत्पर है। ये कथा कभी समाप्त नहीं होती, ये वो यज्ञ है जिसे अग्नि बुझाती नहीं, बस आहुतियां बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं और छाया फिर उठ खड़ी होती है। शायद यही मेरा एक दृष्टिकोण था, ऐसा तांत्रिक दृष्टिकोण जो मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी में कहीं ना कहीं फिट बैठता है। अब यह आपका अपना विवेक है कि क्या सच्चाई है और क्या भ्रम। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए सुपरनैचुरल क्राइम्स विद आरजे अर्श।